स्टैट फिजिक्स का हमने 2024 का क्वेश्चन सोल्व किया थे, 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे PYQ ईयर 2024। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट बचे हुए 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, उनको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक बार। अ शीट कंटेनिंग अ डिस्टिंग्विशेबल अब्जॉर्बिंग साइट्स ऑन इट्स सरफेस and is inserted into a large chamber containing a monatomic gas at temperature T and chemical potential. Each site can either absorb one atom of the gas or remain empty. The energy of the site is 0 if it is empty and minus E if absorbed. The sites are non-interacting. Microstate निकालनी है सिस्टम की, denoted by S, S1, S2, S3 up to SA, where SI is 1. सो बेसिकली जो आपको जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है उसको मैं शॉर्ट एंड कंसाइजली आपको बताता हूँ कि दिया क्या हुआ है। So we are solving question number 3. इसमें आपको एक मेटल की एक शीट दे रखी है, उसमें क्या है, एब्जॉर्बिंग साइट्स हैं। एब्जॉर्बिंग साइट्स हैं, either electron can absorb on this side or not. अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो एनर्जी कितनी होगी, माइनस एप्सिलॉन। अगर साइट एम्प्टी रहती है तो एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। सो बेसिकली ये है आपके पास। एंड SI की आपके पास एक वैल्यू दे रखी है, SI वो 0 होगा या 1 होगा इफ साइट इज एम्प्टी एंड इफ साइट इज फिल्ड देन SI की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और जो S की वैल्यूज है वो फ्रॉम S1, S2, S3 अप टू SA। व्हाट इज SA? SA इज द मतलब टोटल नंबर ऑफ जो एब्जॉर्बिंग साइट्स हैं वो कितनी है, SA है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। सो सी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी। सी देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर द साइट कैन बी एम्प्टी और फिल्ड, सो 2 raised to power number of absorbing sites, so 2A is the answer for total number of microstates. And write the expression for ES and NS. Energy of all the sites will be epsilon sigma summation over EI multiply by SI. नंबर ऑफ ये डिनोट करता है कि वो माइक्रो वो स्टेट कौन सी है। डिनोटेड जैसे हम एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, summation over all k's nk into epsilon k, where epsilon k is the energy of kth state and nk is the occupation number. So it is similarly s के जैसे है। and summation over यहाँ पे किसका होगा, summation होगा from I is equals to 1 to I is equals to a। जब I is equals to यहाँ पे 0 पुट करोगे आप तो एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है, एंड तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिर्फ समेशन क्या बचेगा, जब 1 के आगे जाओगे तो माइनस एप्सिलॉन, सिर्फ समेशन कहाँ पे बचेगा, SI फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to A। एनर्जी कौन कंट्रीब्यूट करेगा, जो साइट्स फिल्ड हैं। जो साइट्स एम्प्टी हैं उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो उनके लिए एप्सिलॉन क्या होगा, 0 होगा। वहां पे हमने लिखा था, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये फील्ड के लिए है एंड ये एम्प्टी के लिए। सो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन किससे आएगा, सिर्फ जो फील्ड स्टेट्स हैं। एंड NS कितना होता है, NS इज समेशन ओवर SIs फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to A। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ एटम्स आर absorbed, n number of atoms are absorbed in a number of sites. So उसका देखो टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है, a। क्वेश्चन इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी निकालो कि n एटम्स एब्जॉर्ब हो गए हैं। सो कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स a, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, n की, तो a फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एंड a माइनस n।
तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकालना है। एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम डिनोटेड बाय दिस, एंड एक्सप्रेशन दे रखा है वेयर बीटा एंड अल्फा की वैल्यू दे रखी है। सी, जो पार्ट सी में जो हमें जो सिंबल दिया हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, ये जो आपके पास सिंबल है ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन का, इसको मैं एल से लिख सकता हूँ, क्योंकि नोट्स में भी एल लिखा हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू मेक दिस सिंबल, सो दिस इज एल। तो और उसका एक्सप्रेशन दे रखा है हमारे पास, समेशन ओवर एस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई एस माइनस एन एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका समेशन निकालना है, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, ई एस की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे एन एस की वैल्यू रखेंगे, हम सोल्व करते हैं, देखो क्या आता है। सो समेशन ओवर एस एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन समेशन ओवर एस आई। जब हमने ई एस की वैल्यू रखी तो वो प्लस बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल प्लस बीटा, एंड यहाँ पे आएगा प्लस बीटा म्यू समेशन ओवर एस आई। ई एस की और जस्ट एन एस की आपको वैल्यू रखनी है, तो वो आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव कैसे बन गया, अल्फा की वैल्यू होती है 1/, अल्फा होता है माइनस बीटा म्यू, तो प्लस बीटा म्यू बन गया। ठीक है, अब देखो समेशन ओवर एस, ये जो e रेज टू पावर समेशन ऑफ एस आई है, तो ये सिंबल क्या होता है उसके लिए, पाई, एंड बचेगा क्या सर, बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू एस आई। एस आई के साथ जो समेशन लगे हुए थे उसको एक्सपोनेंशियल पावर जो समेशन होता है उसको हम पाई से डिनोट करते हैं, एंड इसको क्या कर सकते हैं हम, इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कैसे करते हैं, देखो इसको आप पहले लिख सकते हो, बाद में समेशन कर सकते हो, इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन योर फाइनल एक्सप्रेशन। सो एक्सपोनेंशियल बीटा प्लस म्यू एस आई। एस आई की वैल्यू वेरी है करते हैं 0 से 1, एंड ये भी एक तरह का समेशन होता है, प्रोडक्ट का समेशन, जो भी कहाँ से कहाँ होगा, 0 से आई से लेके ए तक होगा। अब समेशन ओवर एस आई है, तो यहाँ पे एस आई की वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो ई रेज टू पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस, तो जब 1 रखोगे तो ये बचेगा बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू, एंड ठीक है, इतना आ गया। तो ये क्या था हमारे पास, एल आ गया, बेसिकली एल से डिनोट कर रहे हैं ना। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करना है ए नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम डिफरेंट आईज, आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो एल का एक्सप्रेशन आया, एंड सिंस इसके अंदर आई कहीं पे नहीं है, तो ये जस्ट कितने बार मल्टीप्लाई होगा, ए नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। सो इट्स 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्सपोनेंशियल प्लस म्यू, एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब डी पार्ट देखते हैं। इसमें डी पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बीइंग इन दिस माइक्रोस्टेट दे रखी है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स ऑन द शीट। एब्जॉर्ब्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, सो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड, लेट्स से इससे डिनोट करते हैं, एंड उसका क्या रिलेशन होता है ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन के फंक्शन के साथ, सो माइनस डेल ओवर डेल अल्फा एल एन एल, ये होता है। एंड इसको देखो, अल्फा क्या होता है, माइनस बीटा म्यू, जब डिफरेंशिएशन लोगे दोनों साइड, सो -1 अपॉन बीटा डेल अपॉन डेल म्यू।
सो डेल अपॉन डेल अल्फा को डेल अपॉन डेल म्यू की टर्म्स में लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन बीटा डेल ओवर डेल म्यू है यहाँ पे एंड ln l। हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमारे फंक्शन में बीटा है, या आप क्या कर सकते हो, बीटा को अल्फा की टर्म्स में लिखो एंड फिर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो। ये स्टेप बस इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास बीटा है एक्सप्रेशन में। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे देखो तो क्या आएगा आपके पास, उसका a आगे आ जाएगा, a अपॉन बीटा। इस टर्म का जब डिफरेंशिएट करोगे जो बाकी लोग की टर्म बची है तो वो क्या होता है, 1 अपॉन log x का क्या होता है 1 अपॉन x। सो बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू एंड इस टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर, सो एक्सपोनेंशियल बीटा एक्सपोनेंशियल प्लस म्यू एंड बीटा की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बीटा एप्सिलॉन में जब डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा। तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके अगर आप लिखोगे तो ये एवरेज n आ गया आपके पास। इससे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो न्यूमरेटर से जाएगा a अपॉन बीटा, यहाँ पे करोगे तो फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू एंड ये कट जाएगा तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट ई देखते हैं। पार्ट ई लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में क्या कहता है, अज्यूम नहीं, इसके बाद एक और पार्ट है, सॉरी। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ फ्लक्चुएशन, वही फ्लक्चुएशन इन सिग्मा और डेल्टा एन। उसके लिए कैसे करोगे देखो, एन स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। एवरेज एन आ गया आपके पास तो इसका जस्ट स्क्वायर करना है। एवरेज ऑफ एन स्क्वायर निकालना है बेसिकली, आपको कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, करते हैं जल्दी से एंड पुट करते हैं वहां पे। This is continuation of part A। एवरेज एन स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, डबल डिफरेंशिएशन मींस डेल स्क्वायर अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर ऑफ log ln। ये होगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल म्यू स्क्वायर ln। ठीक है, अब इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सा सेपरेट करके लिख सकते हो। कैसे देखो, 1 अपॉन बीटा डेल अपॉन डेल म्यू एंड 1 अपॉन बीटा डेल अपॉन डेल म्यू ln। ये सेम ही बात है, बस मैंने 1 अपॉन बीटा 2 टाइम्स लिखा है, डेल स्क्वायर भी 2 बार लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये टर्म मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज एवरेज एंड बेसिकली 1 अपॉन बीटा डेल अपॉन डेल म्यू ln। तो मैं ये जो एक्सप्रेशन आया था मेरे पास लास्ट में यहाँ पे रख देता हूँ एंड जस्ट मेरे को एक बार डिफरेंशिएट करना है म्यू की टर्म्स में, तो मेरे पास एवरेज एन स्क्वायर आ जाएगा। तो एवरेज एन स्क्वायर देखो कितना आएगा, 1 अपॉन बीटा डेल अपॉन डेल म्यू ए प्लस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू। एक स्टेप नीचे करते हैं, अब करते हैं डिफरेंशिएट। देखो 1 अपॉन बीटा एज इट इज, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। 1 अपॉन एक्स का क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो माइनस 1 एक्स स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा
इस टर्म का स्क्वायर एंड इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, सो एक्सपोनेंशियल सेम रहेगा। ये डिफरेंशिएट होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ ये टर्म डिफरेंशिएट नहीं होगी, बीटा म्यू डिफरेंशिएट होगा तो माइनस बीटा आएगा। तो ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बीटा कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो एवरेज एन स्क्वायर की वैल्यू आई, वाई ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू स्क्वायर। बस आपको ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है स्क्वायर रूट के अंदर एंड इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपल है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करनी है, तो ये पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो मैं लास्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ सिग्मा एन का, मतलब जो फ्लक्चुएशन है वो कितनी आएगी, रूट ए अपॉन 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, फ्लक्चुएशन इन है। अब पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो देखते हैं। अज्यूमिंग ई प्लस म्यू इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द लिमिट्स ऑन एवरेज एन एंड डेल्टा एन। ये जो सिंबल है एन टिल्डा, ये भी एवरेज एन है, तो हमें उस पर लिमिट्स चेक करनी है, t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू इंफिनिटी, एंड गिव अ फिजिकल रीजन फॉर द आंसर what is the maximum possible value of n and at what temperature it is reach। तो ये लास्ट पार्ट है, इसको कर तो क्या कहते हैं लास्ट पार्ट, लिमिट्स निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, अपने दोनों एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले, एवरेज एन या फिर ऐसे। इसका जो एक्सप्रेशन आया था मैं लिख देता हूँ, a टाइम्स एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू, एंड जो फ्लक्चुएशन है डेल्टा एन, उसका एक्सप्रेशन क्या था, रूट ए एक्सपोनेंशियल बीटा एप्सिलॉन प्लस म्यू डिवाइड बाय 2 एंड 1 प्लस सी। जब आप ये स्टेप कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, इसको स्क्वायर रूट के अंदर रख के एंड वो एवरेज एन का स्क्वायर करके, तो आपके पास इससे जस्ट पहले एक स्टेप आएगा, वहां पे क्या करोगे आप, जो कोस हाइपरबोलिक से पहले जो दो एक्सपोनेंशियल टर्म होंगी, एक्सपोनेंशियल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, तो मैंने उस फॉर्म में अपने डेल्टा एन को लिखा है। तो ये जस्ट एक स्टेप पहले की कैलकुलेशन है। अब आपको लिमिट्स निकालनी है एट t इक्वल्स टू 0 एंड एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी। सी at t is equal to 0, what is beta? Beta is 1 upon kbt. When t is 0, beta is infinity, and when t is infinity, beta is 0. So put beta infinity here. So e infinity upon 1 plus e infinity. So infinity by infinity. So आपके पास ये जो टर्म आएगी यहाँ पे एवरेज एन, वो सिर्फ a आएगी। बीटा 0 पुट करोगे तो एप्सिलॉन 0, सॉरी एक्सपोनेंशियल 0 इज 1, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल 0 इज 1, सो 1 प्लस 1 2, 1 बाय 2। सो ये जो एवरेज n की वैल्यू आएगी वो a बाय 2 आएगी। यहाँ पे जब आप पुट करोगे बीटा को इन्फिनिटी, तो आपके पास जो टर्म आएगी ये 0 हो जाएगी, एंड ये जो टर्म होगी 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो अगेन कितनी हो जाएगी, रूट a बाय 2 हो जाएगी। बेसिकली आपको एवरेज एन और डेल्टा एन की लिमिट्स बतानी थी एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो ये था। फिजिकल रीजन क्या है, देखो
एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, द सिस्टम मिनिमाइजेज एनर्जी बाय ऑक्यूपाइंग ऑल स्टेट्स। फ्लक्चुएशन 0 होगा एट टेम्परेचर, जब 0 के पास होगा, और जब जो सारे जो सिस्टम है वो मिनिमाइज कर लेगा अपनी एनर्जी को बाय ऑक्यूपाइंग ऑल स्टेट्स। सी ऑल दी स्टेट्स आर ऑक्यूपाइंग, ये था इसका फिजिकल रीजन। इसका रीजन क्या है, एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई है, इन्फिनिटी मींस हाई, थर्मल एनर्जी रैंडमाइजेस ऑक्यूपेशन। थर्मल एनर्जी की वजह से ऑक्यूपेशन जो होते हैं वो रैंडमाइज हो जाती है, एवरेज भी डिग्री एवरेज बढ़ जाता है, ये बाय 2 हाफ हो गया, एंड फ्लक्चुएशन भी बढ़ जाती है। तो ये था इसका फिजिकल रीजन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, अगेन इट हैज 5 पार्ट्स। First part says find an expression for a single particle energy density of states for a non-relativistic spin half particle fermion of mass m in a 3-dimensional volume v under the periodic boundation condition। तो ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करना फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पिन हाफ फर्मियन इन अ 3-dimensional वॉल्यूम। सो ये सेम जो डेरिवेशन है क्लास नोट्स में की हुई है, कीर्ति सर ने की है। सो यू कैन डू 2 थिंग्स, आप नोट से देख लेना, या मैं क्या करूंगा अपने नोट्स का फोटो लेके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, जस्ट ताकि हमारे पास बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम रहे। इट वाज, ये इजी है और आप नोट से देखोगे तो आप कर लोगे, आई एम श्योर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, पार्ट बी। अ न्यूट्रॉन स्टार कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग non relativistic neutron spin half fermion in a volume v। assume that neutron star can be treated as a degenerate Fermi gas and that a single particle density of state, जो पार्ट ए के अंदर आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन आएगा, वैलिड होगा यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार के लिए। एक्सप्रेशन निकालना है फर्मी एनर्जी, फर्मी टेम्परेचर न्यूट्रॉन स्टार का इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मास m, स्मॉल मास m एंड वॉल्यूम v। assume that entire mass of neutron is due to neutrons। so इस क्वेश्चन को करते हैं, और अगर बाद में हमारे पास टाइम बचता है तो हम जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है पार्ट ए में जो बोला है वो भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट ए में जो एक्सप्रेशन आएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का, एक बार पहले वो लिखते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट इज गिवन बाय g of e फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक 3-dimensional पार्टिकल। उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ऐसे आता है, 2 पाई L³ अपॉन H³ 2m पावर 3/2 एप्सिलॉन हाफ। जनरली कैसे वेरी करता है ये, एक्सपोनेंशियल k/2 - 1 डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर k डायमेंशनल। k को 1 रखोगे 1 डायमेंशन के लिए तो कितना आएगा, एप्सिलॉन पावर -12। 1 डायमेंशन के लिए कितना आएगा, ऐसे वेरी करेगा। 2 डायमेंशनल के लिए करेगा तो एप्सिलॉन पावर 0, एंड फॉर 3 डायमेंशन हमने लिखा है एप्सिलॉन पावर +12। सो ये एक्सप्रेशन आएगा पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी में क्या कह रहा है, बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आपको 2 एक्सप्रेशन निकालने हैं, फर्मी एनर्जी का एंड फर्मी टेम्परेचर का। पहले जो दिया हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे न्यूट्रॉन स्टार के अंदर, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय mass of each neutron, since this is small m, this is the total mass of neutron and neutron is completely made up of neutrons, so this is number of neutrons। ठीक है, फर्मी वेव वेक्टर कैसे रिलेटेड होता है नंबर डेंसिटी के साथ। अगर मैं अब स्मॉल नंबर डेंसिटी निकालूं n/v, तो ये कितना होगा mv/, this is the n, so v नीचे आएगा, स्मॉल m v। so कैसे रिलेटेड होता है फर्मी वेक्टर,
के एफ क्यूब अपॉन 3 पाई स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से क्या निकालोगे, फर्मी वेक्टर निकालोगे, के एफ क्यूब इज 3 पाई स्क्वायर टाइम्स दिस 3 पाई स्क्वायर कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम वी, एंड आप ये निकालोगे तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास फर्मी वेक्टर। अब फर्मी एनर्जी कैसे लिखोगे? फर्मी एनर्जी इज h cut square kf square upon 2. So just substitute this value here. So h cut square upon 2m and 3 pi square m upon small mv power 2y। तो ये कितना आ गया? फर्मी एनर्जी आ गई है हमारे पास। ठीक है, फर्मी टेम्परेचर कैसे रिलेटेड होता है फर्मी एनर्जी के साथ? जो ई एफ होता है इज बेसिकली के बी टी। जस्ट इसको के बी से डिवाइड करना है, आपके पास फर्मी। जस्ट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जस्ट के बी लिखा था, यहाँ पे के बी लिख देना तो फर्मी टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बेसिकली इसी पार्ट का एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। न्यूमेरिकली एस्टिमेट फर्मी एनर्जी एंड फर्मी टेम्परेचर फॉर ए न्यूट्रॉन स्टार। मास दे रखा है, आपके पास सभी पैरामीटर्स गिवन है, स्मॉल मास, कैपिटल एम, वी। अब वी कैसे निकालोगे? देखो आप सी पार्ट में दिया हुआ है एट द एंड कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, न्यूट्रॉन, फर्मी गैस, वैलिड, टेक द मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन। कि आपको जो न्यूट्रॉन स्टार है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो आप उसकी वॉल्यूम क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब। आपको रेडियस दे रखा होगा न्यूट्रॉन स्टार का, तो यहाँ से आप वॉल्यूम यहाँ पे रख दोगे। जस्ट आपको वी नहीं दिया हुआ था, वी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे 4/3 पाई आर क्यूब। बाकी पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं, जस्ट मैं आपका कैलकुलेशन करोगे ताकि आप मैच कर सको। फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि जो फर्मी एनर्जी आएगी ई एफ, वो आएगी एट द ऑर्डर ऑफ 33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जो फर्मी टेम्परेचर आएगा वो होगा 3.7 इंटू 10⁻11 केल्विन। हाँ, अब एक उसने एक कंडीशन पूछी है कि at if the temperature of the neutron star is this and degenerate Fermi gas approximation valid, is degenerate Fermi gas approximation valid? See, if the temperature of your system is less than your Fermi temperature, then only your neutron star will be degenerate. So इस केस में क्या है, हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 10⁸ केल्विन का है, एंड हमारा जो फर्मी टेम्परेचर है वो 10⁻11 केल्विन का है। सो यस, इन दिस केस क्या होगा, हमारा जो न्यूट्रॉन स्टार होगा, न्यूट्रॉन स्टार विल बी डिजेनरेट। एंड उसकी कंडीशन होती है ये। ठीक है, दिस वाज सी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन स्टार as a function of capital M small m r. Neutron star is assumed to be a 3-dimensional sphere of radius r. तो यहीं पे करने की कोशिश करते हैं पार्ट डी। जस्ट आपको क्या करना है, फर्मी एवरेज एनर्जी निकालनी है पर न्यूट्रॉन। एवरेज एनर्जी पर न्यूट्रॉन क्या होगी, देखो एवरेज एनर्जी पर न्यूट्रॉन कितना होगी, देखो एवरेज ई इज बेसिकली 3/5 टाइम्स फर्मी एनर्जी। अब फर्मी एनर्जी कितनी होगी आपकी, 3/5। यहाँ पे आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन में v की जगह 4/3 पाई आर क्यूब कर दो, तो मैं उसके टर्म्स में लिख रहा हूँ, कितना आएगा, h कट स्क्वायर अपॉन 2m
9 पाई अपॉन m and 4m r cube power 2/3। so ये क्या है, एवरेज एनर्जी, दिस एनर्जी, ठीक, एवरेज एनर्जी पर न्यूट्रॉन। टोटल एनर्जी कितना आएगा न्यूट्रॉन का, जस्ट आपको n से मल्टीप्लाई करना है। सो टोटल एनर्जी तो कितना आएगा फाइनल एक्सप्रेशन, 3h² अपॉन 10m 8/3 9 pi² 4 power 2/3 and capital M power 3/3 upon R। This is the total energy expression। देखो क्या करना है आपको, टोटल एनर्जी के केस में एवरेज एनर्जी पर न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय n, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे, ये जो एक्सप्रेशन निकालना था m अपॉन स्मॉल m। तो जब अब इसको यहाँ पे m अपॉन स्मॉल m करोगे तो एक कैपिटल M ऊपर है उसमें ऐड हो जाएगी एंड स्मॉल m, और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ मैंने इसकी पावर के अंदर क्या रखा है n पाई अपॉन r, n पाई² अपॉन 4, इसकी पावर 2/3। बाकी चीज मैंने बाहर निकाल ली है। स्मॉल m की पावर आएगी 8/3 एंड कैपिटल M की पावर आएगी 5/3। जस्ट आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इस वाली टर्म से, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ई। ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज गिवन एज दिस। G is the gravitational constant. Equilibrium radius of neutron star is that radius which minimizes the total energy of neutron star, which is assumed of which is the sum of gravitational energy and average energy associated with neutrons. Find an expression of R equilibrium. So क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, ग्रेविटेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है एंड कह रहा है कि जो टोटल एनर्जी है न्यूट्रॉन स्टार की वो एवरेज एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी है, एंड जो मिनिमम एनर्जी होती है न्यूट्रॉन स्टार की वो किस रेडियस पे होती है, आर इक्विलिब्रियम पे। सो आर इक्विलिब्रियम इज दैट रेडियस वेयर द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज मिनिमम। पार्ट ई, ग्रेविटेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है -3g m²/r। टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे, देखो टोटल एनर्जी इन दिस केस E total is average energy of neutron star plus gravitational energy। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3h² अपॉन 10 स्मॉल m पावर 8/3 9 pi²/4 पावर 2/3 कैपिटल M पावर 5/3/r minus 3g and m²/r। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन न्यूट्रॉन स्टार की। तो बाकी देखो यहाँ पे जो स्मॉल m और कैपिटल M को छोड़ के जो बाकी जो टर्म्स है उनको मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें जो डिफरेंशिएट करना है वो सिर्फ किस में करना है, r की टर्म्स में करना है, तो बाकी टर्म्स को कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। E टोटल C m पावर 5/3 अपॉन स्मॉल m पावर 8/3 माइनस 3g m² अपॉन r। अब आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसको जस्ट डिफरेंशिएट करना है,
एंड पुट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, जहाँ पे कि वो पॉइंट मिनिमम होगा, तो आपके पास इक्विलिब्रियम रेडियस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, वही एक्सप्रेशन आपको निकालना है। तो करना क्या है बेसिकली, आपको डी ई टोटल अपॉन डी आर एट आर इक्विलिब्रियम एट आर इक्वल्स टू आर इक्विलिब्रियम, ये टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो करते हैं उसको डिफरेंशिएट। देखो जब फर्स्ट टर्म को आप डिफरेंशिएट करोगे, आ रहा है यहाँ पे, यार तो आएगा ना, बाकी टर्म को हमने कांस्टेंट लिया। तो जब 1/r का डिफरेंशिएट करोगे तो -1/r² माइनस सी m पावर 5/3 अपॉन m पावर 8/3 r²। यहाँ पे भी सेम आएगा, जस्ट सेकेंड, 3gm²। ठीक है, आई थिंक हम कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी गाइज, एक मिस्टेक है यहाँ पे कि जब यहाँ से आप देखो, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, कि जब आप इसकी पावर 2/3 करोगे तो 3 विल कैंसिल एंड r² आएगा यहाँ पे, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे भी r² आएगा, यहाँ पर भी r² आएगा, एंड जब 1/r² का आप डिफरेंशिएट करोगे सो -2 1/r³ आएगा। अब सही आएगा, 3gm² अपॉन r, ये g हो गया। ठीक है, बस आपको यहाँ पे r² अगेन, इस वाले टर्म को उधर लेके जाना है, r² से r³ एक पावर बचेगी, तो r एट r इक्वल्स टू r इक्विलिब्रियम कितना आएगा, कितना आएगा एक्सप्रेशन, 2c अपॉन 3g m पावर 5/3 अपॉन m², इतना आएगा। तो जस्ट आपको ये कैपिटल M की पावर सब्ट्रैक्ट कर देनी है, 2c अपॉन 3g, m की पावर कितनी बची, -1/3। अब सब्स्टिट्यूट बैक योर c, जो c की आपने कांस्टेंट लिया था वो एक्सप्रेशन को बस यहाँ पे रख लेना एंड वी आर डन। हमारे पास इक्विलिब्रियम रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। h² अपॉन 3g स्मॉल m, दिस इज स्मॉल m पावर 8/3 n pi² अपॉन 4 पावर 2/3 and capital M power -1/3। so this is your expression, यही आपको कैलकुलेट करना था। तो इतना ही रखते हैं। की ऑब्जर्वेशन क्या है कि एट इक्विलिब्रियम स्केल कैसे वेरी करता है, देखो इक्विलिब्रियम रेडियस वेरीज विद मास ऑफ न्यूट्रॉन एज -1/3। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर आपका जो न्यूट्रॉन स्टार है उसका मास बहुत ज्यादा होगा तो वो उतना ही कितना होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कम होगा, इक्विलिब्रियम रेडियस कम होगा। इसका क्या मतलब है कि मोर मैसिव न्यूट्रॉन स्टार आर स्मॉलर एंड डेंसर, जितना स्मॉल उसका साइज होगा वो उतना ही ज्यादा डेंस होगा। सो इट वेरीज एज पावर -1/3। सो इतना ही है इस क्वेश्चन में, इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो हमने 2024 पेपर के 4 क्वेश्चन सोल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन अभी सिलेबस में कवर नहीं हुआ है तो अभी हम उसको नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ईयर 2024। थैंक यू।